इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करेंगे कि कम्युनिटी डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं। इसमें हम आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन करते हैं उन हेल्थ प्रॉब्लम्स की कि जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट्स। ये हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करके उनके डायग्नोसिस करके उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोल मेजर्स में। जब भी कोई डायग्नोसिस एक इंडिविजुअल के अंदर किया जाता है तो वो उस बेसिस पे होता है कि उसके साइन और सिम्टम्स क्या थे, जिसको हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लिनिकल डायग्नोसिस और कम्युनिटी डायग्नोसिस में डिफरेंस। अब जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो एक डॉक्टर करता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर किसी भी बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स क्या थे। लेकिन जो कम्युनिटी डायग्नोसिस है वो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट करता है, जो कि एक कम्युनिटी या एक पॉपुलेशन या एक डिफाइंड एरिया या एक डिफाइंड नंबर ऑफ पीपल के अंदर डिजीज को स्टडी करता है। जो हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो इंडिविजुअल केसेस के साथ कंसर्न होता है, जबकि कम्युनिटी डायग्नोसिस हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर डिफाइन किया जाता है। जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है वो हमारे पास सिर्फ सिक पर्सन के साथ कंसर्न होता है, मतलब एक बंदा जो बीमार है सिर्फ उसका ही क्लिनिकल डायग्नोसिस प्रिवेल करेगा। लेकिन कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि हमारे पास रेशो आ जाती है कि अगर कोई वायरस है तो उसमें उस वायरस से बीमार कितने लोग हुए हैं और उस बीमारी को ओवरकम या उनकी इम्यूनिटी की वजह से ओवरकम कितने लोगों ने किया या उस बीमारी में हेल्थी कितने लोग हुए हैं। ये सारा कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर स्टडी किया जाता है। जो डॉक्टर है वो पेशेंट को एग्जामिन करता है, लेकिन जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो सर्विस कंडक्ट करता है। अब जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो अगेन वही बात आ गई थी कि साइन एंड सिम्टम्स पे बेस्ड है, जबकि वो बेस्ड होता है ऑन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस कि डिजीजेस की प्रिवेलेंस क्या है। क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं, जबकि कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आ जाती है कि मतलब रूट कॉज ऑफ द डिजीज, अबाउट द प्रिवेलेंस ऑफ द वायरस, अबाउट द different agents which were causing that disease and the environmental factors and the immunity of a person. अब जो डॉक्टर है वो डिसाइड करता है ट्रीटमेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर। जबकि उस साइड में हमारे पास एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन आता है कि हमने एक बीमारी को पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, फिर उसकी अवेयरनेस कैसे फैलानी है, फिर कितने लोगों पे उसको अप्लाई करना है। जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट जो मेन एम होता है, लेकिन हमारे पास कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर प्रिवेंशन इज द मेन एम कि एक बीमारी को फैलने से पहले ही रोक लिया जाए और इतनी प्रमोशन या इतनी अवेयरनेस फैलाई जाए। अब इस क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास फॉलो अप केसेस आते हैं, जबकि कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास पूरा इवेल्युएशन आ जाता है प्रोग्राम्स का। जो डॉक्टर है वो इंटरेस्टेड होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस में, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी किस तरह प्रोग्रेस कर रही है उस डिजीज को एरेडिकेट करने में किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर। लेकिन जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज में ज़्यादा कंसर्न होता है कि नंबर ऑफ पीपल जिसमें हमारे पास इफेक्ट आ जाता है, पूरा रेशियोज वगैरह और प्रॉपर क्लिनिकल स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन आती है हमारे पास। अब कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर जो हेल्थ केयर है वो एक डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया पे दी जाती है, जबकि जो हॉस्पिटल मेडिसिन है उसमें हमारे पास डिफरेंट कैचमेंट एरिया रहता है। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन और हॉस्पिटल मेडिसिन के अंदर डिफरेंस में। कम्युनिटी मेडिसिन हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में सारा डिस्कस कर लिया था। अब जो हॉस्पिटल मेडिसिन है वो किसी भी एक हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है कि मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको क्या बीमारी थी, कितने लोगों को एक जैसी बीमारी थी और कितने लोगों से उसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। अब कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर हमारे पास एक्टिव और पैसिव ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रोवाइडर और कंज्यूमर दोनों ही काम करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल मेडिसिन के अंदर सिर्फ पैसिव स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट पे लाई कर रही है कि उसने हॉस्पिटल आकर अपना ट्रीटमेंट करवाना है, जबकि कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर दोनों पे रिलाई करती है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, जबकि हमारे पास हॉस्पिटल मेडिसिन एक क्यूरेटिव केयर है जो कि लीड करता है फ्रीडम फ्रॉम इलनेस कि अगर एक पेशेंट आ रहा है और अपना इलाज खुद करवा रहा है। कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर हमारे पास इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन आ जाती है, जो कि डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स और हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के साथ काम करती है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो इन्वॉल्व होती है। जबकि हॉस्पिटल मेडिसिन के अंदर हमारे पास कोई इंटरसेक्टोरल लिंक चीज़ें नहीं होती। सिंपल एक पेशेंट आया, उसने उसने बताया कि मुझे ये बीमारी है और उसने उसका ट्रीटमेंट ले लिया, और उस हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास जितने साइन एंड सिम्टम्स या जितने केसेस एक तरह के थे हम इसमें वो इवेलुएट कर रहे होते हैं। जो कम्युनिटी मेडिसिन है ये हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देता है कि इसके अंदर मिनिमम एक्सपेंडिचर आए और यील्डिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स। हमारे पास रिजल्ट्स मैक्सिमम आए और मिनिमम एक्सपेंडिचर आए।
लेकिन हमारे पास जो हॉस्पिटल मेडिसिन होती है, इसके अंदर हमारे पास पुअर कॉस्ट आती है बेनिफिट रेशियो की, कि इसके अंदर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर आता है और मिनिमम बेनिफिट्स आते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल गेन्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल फ्लो चार्ट है अबाउट द वेब ऑफ कॉजेशन एंड डिजीज मैथ्रोन एंड इसमें हमारे पास चेंज इन लाइफस्टाइल है। इसमें डिफाइन किया गया है कि अगर चेंज इन लाइफस्टाइल है तो वो अबंडेंस ऑफ फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, स्ट्रेस की एक और स्मोकिंग आ गई, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गए, एजिंग के फैक्टर्स आ गए, हाइपरटेंशन वो लिंक्ड होगी, इसके साथ ओबेसिटी लिंक्ड होगी, हाइपरटेंशन के साथ स्मोकिंग लिंक्ड होगी, इंक्रीज कैटेगोरी कोलोमाइंस। फिर ये हाइपरटेंशन होगी तो चेंज इन आर्टरीज, वॉल ऑफ द आर्टरीज आ जाएगा, जो कि लीड करेगा कोरोनरी ऑक्लूजन को। अगर ओबेसिटी है तो वो हाइपरलिपिडीमिया कॉज करेगा, ये हमारे पास अल्टीमेट कॉज आएगा कोरोनरी ऑक्लूजन का। हमारे पास कोरोनरी आर्थरीरोस्क्लेरोसिस होगी, जो कि लीड करेगा मायोकार्डियल इस्कीमिया और मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को। बेसिकली एक वेब बताया, वेब ऑफ कॉजेशन इन विच द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर अफेक्टिंग अ पर्सन्स हेल्थ, कि जिसके अंदर अगर आसानी से डिफाइन किया जाए कि एक पेशेंट है या एक चेंज इन लाइफस्टाइल आया है, जिसके अंदर एक बंदा एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, स्मोकिंग भी कर रहा है, स्मोकिंग की वजह स्ट्रेस है, लैक ऑफ एक्सरसाइज में हमारे पास सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया, और खाना भी वो अबंडेंस से ले रहा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो हमारे पास ओबेसिटी आ गई। अब ओबेसिटी आ गई तो उसने लीड किया हाइपरटेंशन को, हाइपरटेंशन हुई तो उसने की आर्टरीज की वॉल में चेंजेस। अब आर्टरीज की वॉल में चेंजेस आई तो हमारे पास ओबेसिटी पहले थी, हाइपरलिपिडीमिया आ गया। हाइपरलिपिडीमिया की वजह से कोरोनरी ऑक्लूजन होगी, कि जो आर्थरीरोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं कि नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द लिपिड डेपोजिशन ऑफ सम फैटी प्लेग और मटेरियल्स। अब जिसकी वजह से हमें मायोकार्डियल इस्कीमिया आया, इस्कीमिया व्हिच मींस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड, थस ऑक्सीजन इज नॉट बीइंग सप्लाइड। फिर हमारे पास जिसने अल्टीमेटली लीड किया मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मींस हार्ट अटैक। और हमारे पास एक एजिंग का फैक्टर भी आ रहा था, और ये सारा एक वेब बना रहा है कॉजेशन का। ये बीमारी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक पेशेंट विच डाइड ड्यू टू अ हार्ट अटैक तो उसको एक सडन कोई हार्ट अटैक आया। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जो कि प्रिवेल कर रहे होते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारे पास एक बता रहे हैं कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के हमारे पास पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस एंड द पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस, के जिस तरह हमारे पास एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट आया, प्राइमरी प्रिवेंशन आई, सेकेंडरी टर्शियरी प्रिवेंशन। ये प्रिवेंशन को हम आगे डिस्कस करते हैं, और ये वाली चीजें हम सारी पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज के हमारे पास एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आती है उन वेरिएशंस के अंदर जिसमें हम डिजीज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक एंड पे जो स्पेक्ट्रम होता है वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि ऑर्डिनरी आइडेंटिफाई नहीं होते, और अदर एंड पे हमारे पास फेटल जो इलनेसेस आती हैं वो आती हैं, जैसे यहाँ पे भी इस तरह से ही है। अब जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर सब क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, इलनेस, डिसेबिलिटी और क्रॉनिक इलनेस एंड डेथ आती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सब क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, इलनेस। सबसे पहले सब क्लिनिकल सिम्टम्स थे हमारे पास, जैसे हमने ये पीछे ये सारी चीजें डिस्कस की। हमारे पास फिर साइन और सिम्टम्स आए, फिर इलनेस आई, इलनेस हुई डिसेबिलिटी में, डिसेबिलिटी गई क्रॉनिक स्टेट में, और क्रॉनिक स्टेट की वजह से डेथ। और फिर सारे सीक्वेंस से चलती हैं चीज़ें। इसमें से अगर एक भी चीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं तो अल्टीमेटली जो डेथ रेशियो है वो कम हो जाती है, या डिसेबिलिटी या इलनेस की रेशियो प्रिवेंट हो जाती है बाय यूजिंग द प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। आइसबर्ग फिनोमेना हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारे पास एक डिजीज है ना, वो हमारे पास जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है उसको प्रेजेंट कर देती है। मतलब हमारे पास एक पेशेंट आया, अगर वो कह रहा है कि उसको कोई भी इशू है, तो वो इशू सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके पीछे देयर विल बी अ नंबर ऑफ रीजंस जो कि उस बीमारी की वजह के रीजन होंगे, या वो एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होगी उसके पीछे। तो हमने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग को देखते हुए उस डिजीज को ट्रीट नहीं करना होता, हमने उसके पीछे जो सारे सिम्टम्स हैं, सारे अनडायग्नोस्टिक केसेस हैं, जो भी उसके मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन के जो फैक्टर्स हैं डिजीज के, हमने उनको भी ट्रीट करना होता है। जैसे ये हमारे पास है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग शो कर रहा है, और फिर इस तरह ये हमारे पास सिम्प्टोमेटिक डिजीजेस और प्री सिम्प्टोमेटिक डिजीजेस, ये द आइसबर्ग ऑफ अ डिजीज, what does the physician does not see and what the physician see. So a physician should be able to see the symptomatic disease and the pre-symptomatic disease, as one disease leads to the other diseases, and a physician should be able to treat it.
ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन है कि स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन men. यहाँ the study of distribution and determinants of health-related states or events in a specified population and the application of this study to the control of health problems. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पर्सन, प्लेस, टाइम, ये सारी चीज़ें आती हैं एक एपिडेमियोलॉजी के अंदर कि जो पर्सन है उसकी एज, सेक्स, एथनिसिटी, इनकम, रूरल एरिया वर्सेस अर्बन में क्या उस पर्सन की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है. प्लेस में कि वो डिजीज़ कहाँ किस एरिया में हुई है और टाइम के किस साल के किस हिस्से में महीने में उस टाइम पे वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस क्या थी उस एरिया में, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो बस एम्स आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजी के लिए कि ये डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशंस. ठीक है, इसके बाद ये आइडेंटिफाई करता है एटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी द रिस्क फैक्टर्स और द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ अ डिजीज एंड द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज कि डिजीज जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो क्या होते हैं. ये प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल डाटा जो कि प्लान, इम्प्लीमेंट और इवेलुएट करने में हेल्प करता है ताकि डिजीज को प्रिवेंट, कंट्रोल और ट्रीट किया जा सके. अल्टीमेट एम जो इसका है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना और हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करते हुए हेल्थ को प्रमोट करना. यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी के लिए हमारे पास ये सारे इसके जो यूजेस हैं वो आ जाते हैं जो कि इसका मेन जो एम है उसका वो यही है कि बीमारी को ख़त्म करके हेल्थ को ट्रीट करना. फिर हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल वर्सेस क्लिनिकल मेडिसिन है कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमारे पास जो बेसिक यूनिट है पॉपुलेशन का वो पॉपुलेशन एट रिस्क होता है, लेकिन हमारे पास जो क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर जो फिजिशियन है वो कंसर्न होता है इंडिविजुअल पेशेंट्स की हेल्थ के साथ. एपिडेमियोलॉजिकल में हम कंसर्न है पॉपुलेशन पे जो कि एट द रिस्क है किसी भी बीमारी या डिजीज के. तो फिर क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर हमारे पास इंडिविजुअल पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि बीमारी को सफ़र कर रहे हैं. और फैमिली मेडिसिन में एक फैमिली में जो डिजीज आ रही है इनहेरिटेंस के जरिए जैसे भी उसके साथ हमारा कंसर्न होता है. अब 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आते हैं कि प्रिवेंशन क्या है. प्रिवेंशन किसी भी बीमारी को किसी भी बीमारी को फैलने से रोकना, किसी भी डिजीज को, किसी भी डिसेबिलिटी को, किसी भी इंजरी को पहले से रोक लेना ताकि हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकें या उस बीमारी को फैलने से प्रिवेंट कर सकें या उसके साइन एंड सिम्टम्स को कम कर सकें. अब जो प्राइमरी प्रिवेंशन होती है ना इसमें हमारे पास आती है हेल्थ प्रमोशन यानी अभी बीमारी हुई नहीं है लेकिन हमने उसका होने से पहले उसकी अवेयरनेस फैला दी है ताकि वो बीमारी ना हो. और इसके अंदर हमारे पास इम्यूनाइजेशन वैक्सीन वगैरह भी आ जाती हैं. जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि पोलियो हो क्योंकि हमें पता है कि पोलियो एक बीमारी है. अब उसके बारे में इतनी अवेयरनेस फैल गई है कि लोग उसके लिए वैक्सीनेशन अपने बच्चों को लगवाते हैं और जो पोलियो की प्रिवेलेंस है वो बहुत कम है. सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आ जाता है कि एक बीमारी को होने से पहले ही उसका डायग्नोस कर लेना ताकि डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके. अब टर्शियरी प्रिवेंशन में हमारे पास ये आता है कि एक बीमारी जो हो गई है उसमें हमारे पास जो डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट किया जा सके या उस बीमारी की जो क्रॉनिक स्टेज है उसको फर्दर डिसेबिलिटी की तरफ जाने से या उसके मजीद वर्स होने से उसको रोका जा सके. ये हमारे पास हेल्थ प्रमोशन है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ जाती है हमारे पास. जो भी नॉर्मली स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की जाती है. अब जैसे वैक्सीनेशंस हैं हमारे पास डिप्थीरिया के अकॉर्डिंग डिप्थीरिया के खिलाफ पोलियोमाइलिटिस, पोलियो के खिलाफ, मीजल्स के खिलाफ और हेपेटाइटिस बी और ये सारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स वगैरह प्रिवेंट करने के लिए. ये सारी वही बातें हैं जो कि पीछे हमने डिफरेंस में पढ़ ली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन के अलावा. ये सब आप देख सकते हैं कि ये इसमें डिफरेंट बीमारियों का बताया गया है कि उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है. जैसे अगर किसी को पोलियो है तो वो अवॉइड करे इंजेक्शंस को, फिजिकल एक्सरसाइजेस को ड्यूरिंग फेस और इस तरह. डायबिटीज़ में जो हमारे पास केयर की जाती है स्किन और हैंड की रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्सरसाइज की जाती है ताकि मसल मास को रेंज में रखा जा सके. और कुछ अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए जैसे पैप स्मीयर टेस्ट होता है. हमारे पास ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आती है और मेमोग्राफी आ जाती है.
डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल आ जाता है, बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन के लिए हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसमें रेगुलर चेकअप आ जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाते हैं डायग्नोसिस डिजीज़ के लिए। प्रेशर प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास भी डिफेक्ट नहीं है, डिसेबिलिटीज़ को रोकने के लिए हमारे पास डिफरेंट आते हैं कि हम उसको विजुअल और हियरिंग डिफेक्ट्स को ट्रीट करें या रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए ग्लासेस यूज़ करें या पार्शियल डेफनेस के लिए हियरिंग डिवाइसेस यूज़ करें और ताकि ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। अब कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में वो सारी चीज़ें थी जो हमने पीछे पढ़ ली कि ये सारी चीज़ें हमारे पास कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में हेल्प आउट करती हैं। इरेडिकेशन ये सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए किसी भी बीमारी को आइडेंटिफाई करके उसका उसका प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है और उसको अप्लाई किस तरह से करना है और वो कितना इफ़ेक्टिव है लोगों में, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम इरेडिकेशन किसी भी डिज़ीज़ की कर सकते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन के लिए स्टेप्स उठाए गए थे। ये हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, सो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।